Hi guys, how are you? I hope you are revising your philosophy and philosophy of religion के 4th चैप्टर पर हम आ चुके हैं जहाँ पर हम पढ़ेंगे proofs for the existence of God and their critique। कि भगवान की एग्जिस्टेंस के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स के तहत हमने प्रूव करने की कोशिश की है। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स को हम बोथ इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न फिलॉसफी के व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले बात करते हैं भगवान की। अब भगवान के एग्जिस्टेंस पे इतने सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं, इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि हर एक फिलोसफर का अपना एक व्यू पॉइंट रहता है इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए। एंड दूसरे फिलोसफर आर रेडी टू क्रिटिसाइज दिस, क्योंकि nobody has ever seen God, nobody has ever experienced God, nobody has ever been through the experience of God, तो how can we say that God exists। तो इसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यहाँ पर इन्फिनाइट डिफाइन किया गया है, क्योंकि अगर कह रहे हैं कि अगर आपको भगवान को समझना है, इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ मैन इंटेलिजेंस, कि हमारा दिमाग इतना इंटेलिजेंट नहीं है या हमारे पास इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि भाई हम समझ सकें, कि भगवान को देख सकें, उसको समझ सकें। तो वो कह रहे हैं कि भगवान जो है, गॉड इज इन्फिनाइट एंड इट इज बियॉन्ड मेंस इंटेलिजेंस, बट मेंस इंटेलिजेंस रिफ्यूजेस टू गिव अप दिस अनइक्वल स्ट्रगल। बट जो मेन की इंटेलिजेंस है, क्योंकि we are men, we are humans, so we are trying to understand this particular notion कि how come God is beyond our intelligence, because we have been given reasoning, we have been given logical superpower, we have been the main driver of this particular world, we are working. So the point that they are saying is we have so much of philosophical outlook, then why can't we just justify God, why can't we just give arguments in the support of God। ऐसा क्या है जो हम नहीं जान सकते। तो उसी के रिगार्डिंग वो बोलते हैं कि जो मैन की इंटेलिजेंस है वो इस अनइक्वल स्ट्रगल को मानने से इनकार कर देती है। बट जो गॉड है, इट इज बियॉन्ड आवर सेंसरी एक्सपीरियंस, बियॉन्ड आवर सेंसरी एक्सपीरियंस। क्योंकि इस सेंस में क्या होगा, ये एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंस है कि भाई हमारे सेंस इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। नॉर्मल हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, तो इट इज बियॉन्ड दैट our sensory experience। and also we need to understand जो God है, it is beyond physical object। obviously God is not a physical entity, it is abstract, so we need to keep this thing also in mind कि God is an abstract entity, it is beyond our sensory experience, it is different from physical object। तो अब इसी के रिगार्डिंग देखते हैं कौन से आर्ग्यूमेंट्स या कौन से प्रूफ दिए गए हैं to justify the existence of God। For example, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, a mental idea cannot be exhibited in the same manner in which material object can be। obviously material object का physical form है, but mental idea का physical form नहीं है ना, that is abstract। Similarly, arguments proceeding from feelings do not take the form of objects but only activity। obviously जो arguments feelings के तहत ले रहे हो वो objects का रूप तो नहीं ले सकती ना, they are also not physical but they are only activities। कि हम feelings के बेसिस पर जो काम करते हैं वो activities में आता है, but ये physical form में नहीं होता। but अगर हम religious person की बात करें, अब जो बंदा भगवान में विश्वास करता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, उसके लिए तो क्वेश्चन है ही नहीं वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, बिकॉज उसके लिए तो इट इज सेल्फ प्रूवन कि हाँ देयर इज गॉड, आई बिलीव इन गॉड एंड इट इज बेस्ड अपॉन फेथ कि देयर इज गॉड, एंड सो आई डू नॉट नीड टू जस्टिफाई वेदर गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज फॉर मी इट एग्जिस्ट। बट जो एथीस्ट है उसके लिए तो मेजर क्वेश्चन है वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो इसीलिए ही इज द पर्सन दैट वॉन्ट्स टू प्रूव वेदर गॉड एग्जिस्ट or does not exist। but obviously a man है तो he has his mind, so he will use his logical confirmation of his beliefs कि how come, कि सपोज अगर हम फेथ की भी बात करें, फेथ में भी वो क्वेश्चन लॉजिकल कन्फर्मेशन लेकर आना चाहता है कि इवन इफ बिलीव्स हैव सम साइकोलॉजिकल बेसिस, एंड इसी वजह से जो मैन का फेथ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मैन, सो इट इज इनहेरेंट, इट इज इन द नेचर ऑफ द मैन टू फाइंड सम लॉजिकल कन्फर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन कुछ फिलोसफर्स ने इसको आइडिया को रिजेक्ट किया है एंड कहा है कि गॉड एग्जिस्ट। अगर किसी पर्टिकुलर बिलीफ में आर्ग्यूमेंट नहीं है
इफ यू आर बिलीविंग समथिंग ब्लाइंडली, उसको आप क्या बोलते हो? ब्लाइंड फेथ। सुपरस्टिशियस भी बोल सकते हो, वो अनदर फॉर्म आएगा, सुपरस्टिशियस। तो इसीलिए जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने इस ब्लाइंड फेथ को भी वो कायम रखने की कोशिश करते हैं, अलॉन्ग विद दे आल्सो नीड टू प्रोवाइड सम लॉजिकल कंफर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसलिए फिलोसफर ने यह भी कहा है, ऑल प्रूव्स दैट गॉड एग्जिस्ट आर प्लीज पुट फॉरवर्ड इन जस्टिफिकेशन ऑफ वन फेथ। वो कह रहे हैं कि जितने भी जस्टिफिकेशन करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, जो भी फिलोसफर रख रहे हैं, वो एक तरह से प्लीज हैं, वो एक तरह से हम जस्टिफाई करने का एक नोशन, एक तरह से एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि and of the particular way in which our feel that you must apprehend this highest principle. Highest principle here we are talking about God, कि हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, दे आर जस्ट आर्ग्यूमेंट्स जिसको हम जस्टिफाई कर सकें गॉड है, एंड दैट इज बेस्ड अपॉन हाउ दे आर फेल्ट, हाउ वन पर्सन फील्स अबाउट इट। तो हर एक फिलोसफर का डिफरेंट नोशंस यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे थ्योरीज है यहाँ पर। पहले देखते हैं प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस। प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस डिडक्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है। डिडक्टिव मतलब साइलॉजियम बेसिस पे, जैसे आप ए इज बी, बी इज सी, हेंस ए इज सी, ये सिलॉजियम में करते हैं। तो ए इज सी ये आया है डिड्यूस करके, इन दो स्टेटमेंट से हमने ये डिड्यूस किया है। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि भगवान को भी आप, गॉड को भी आप कंक्लूजन, you can get through the conclusion from these necessarily premises and it is based upon only on logic। ठीक है, क्योंकि लॉजिक के बेसिस पर हम डिडक्शन की अगर हम बात करें, डिडक्टिव प्रूफ की बात करें, सो दैट इज बेस्ड अपॉन लॉजिक। एंड जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो तो ऑब्वियसली फैक्चुअल ही है। मैथमेटिक्स में तो एकदम फैक्चुअल आता है ना कोई भी बिलीफ, दैट इज ए प्रियोरी। एंड यहाँ पर डेफिनेशंस होती है, सिंबल्स की होती है, बट such a reasoning does not refer to any states of affair, obviously does not refer to any state of affair, it is just the fact कि अगर a is b है, 2 + 2 is equal to 4, तो that means 2 + 2 is equal to 4, we don't question it। एंड यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स का ही यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अगर हम कंक्लूजन निकालने में सफल हो गए हैं, चाहे हम मैथमेटिकली बात करें या साइकोलॉजिकली बात करें, देन इट वुड हैव ऑब्वियसली रेलेवेंस होगा उसका वर्ड्स और डेफिनेशन से, एंड विल नॉट हैव रिगार्डिंग टू फैक्ट्स। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम सिलॉजिकली और मैथमेटिकली कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो उसका रेलेवेंस वर्ड्स और डेफिनेशंस में होगा, लेकिन फैक्ट्स में नहीं होगा। क्योंकि अगर हम डिडक्टिवली एग्जिस्टेंस की प्रूव करने की बात कर रहे हैं गॉड को, ये वैलिड तब तक रहेगा अगर हम गॉड को एज अ वर्ड मान रहे हैं या फिर गॉड की हम टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। बट दिस विल नॉट एस्टैब्लिश द फैक्ट ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सनल बीइंग। ऑब्वियसली वी कैन नॉट, गॉड तो एक टर्म ही है ना, गॉड इज जस्ट अ टर्म, इट इज जस्ट अ वर्ड। अगर हम एज अ वर्ड या टर्म को डिफाइन करने की बात करें तो देन वी कैन जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इन डिडक्टिव फिलॉसफी, बट वी कैन नॉट जस्टिफाई गॉड इन डिडक्टिव फिलॉसफी एज अ पर्सनल बीइंग। पर्सनल बीइंग तो तब होगा ना अगर वो फैक्ट्स के बेसिस पर होगा, बट हम फैक्ट्स तो प्रूव ही नहीं कर पा रहे ना, बिकॉज वी कैन नॉट प्रूव द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वी कैन ओनली जस्टिफाई द टर्म या इधर वर्ड ऑफ द गॉड। गॉट इट? तो इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर गॉड कैन नॉट बी इस्टैब्लिश डिडक्टिवली, हेंस इट कैन नॉट बी इस्टैब्लिश इंडक्टिवली इधर। उसमें भी सेम ही यूज होगा ना। डिड्यूस कर रहे हैं हम किसी चीज से कोई पर्टिकुलर चीज को, तो वो हम सिर्फ वर्ड्स और टर्म्स के बेसिस पर ही जस्टिफाई कर पा रहे हैं, नॉट इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल थिंग्स। अब इंडक्टिव प्रूफ में देखते हैं। ये इंडक्टिव प्रूफ में होता है जहां पर हम कुछ जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द थिंग्स दैट वी कैन ऑब्जर्व एंड अप्लाइज टू द थिंग्स दैट आर ऑब्जर्वेबल्स। बट गॉड को तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना, चाहे ऑब्जर्वेबल एंटिटी नहीं है प्रिंसिपल में भी, इसलिए दैट गॉड नीड्स टू बी वर्शिपफुल। अगर हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, इफ वी आर वर्शिपिंग गॉड, तो इट मीन्स उसमें कुछ होना चाहिए ना जिसकी वजह से वो वर्शिपफुल हो सके। और वर्शिपफुल वो तभी होगा अगर वो इनफाइनाइट है। अगर वो फाइनाइट हो गया, पर्सनल स्टेट में आ गया, पर्सनल बीइंग है, फिजिकल फॉर्म है, तो वो फाइनाइट हो गया ना, उसको इनफाइनाइटली हम फिर वर्शिप कैसे करेंगे? उसमें हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। उसको तो लगेगा यार हम भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे, देन व्हाट इज द डिफरेंस? तो गॉड को उन्होंने यही जस्टिफाई किया है, इट इज इनफाइनाइट एंड इट इज ऑफ सरपासिंग एक्सीलेंस, दैट इज व्हाई वी आर वर्शिपिंग हिम। हाउएवर जो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर सर्टेन स्पेस और टाइम में लिमिट नहीं हो सकता ना, तो नेचुरली
अगर गॉड लिमिट हो गया स्पेस एंड टाइम में, देन व्हाई वुड वी वर्शिप हिम? Obviously, naturally, a God who can be sensed, observed, is not infinite God of religion. And such an observable God become an idol. अब जो गॉड को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसका फिजिकल फॉर्म है, अगर वो फाइनाइट है, तो फिर दैट इज नॉट द गॉड ऑफ रिलीजन ना, क्योंकि गॉड ऑफ रिलीजन इज इनफाइनाइट, इज सरपासिंग एक्सीलेंस, इज सुप्रीम. बट अगर हम उसको फॉर्म दे रहे हैं, ऑब्जर्वेबल एंटिटी बना रहे हैं, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइडल. बट इफ इट इज सो, if it is in the form of idol, then no inductive proof for the existence of infinite good and personal God can be given. Obviously, तब अगर हम idol की फॉर्म में उसको पूज ही रहे हैं, तो फिर हम पर्सनल गॉड या इन्फिनाइट गॉड को कहाँ से लेकर आएंगे? उसके लिए तो हम उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ वी कैन नॉट टेल देम. अगर somehow if we proceed from the observable to the infinite God, अगर हम ऑब्जर्वेबल की यहाँ पर अगर हम सपोज बात कर रहे हैं आइडल की, if we are proceeding from idol to infinite God, then how can we establish a conclusion there is an existence of infinite God from finite data? अब idol से how can we experience that finite से infinitely हम God को prove कर सकते हैं? अब idol तो finite है ना, it is observable, it is present in this materialistic world, but God is finite, infinite, he is supreme, he is surpassing excellence. So we need to find some arguments that are logically justifying the existence of God. But वो कह रहे हैं कि for that we need to find some cosmological proof of the word, क्योंकि word जो contingent है, word is ever changing, word is full of contingencies, but God is a necessary being which drives this contingency word. That we'll be studying in cosmological proof. And the same difficulty is raised by teleological proof also, कि how can we justify some existence of infinite thing from the finite thing? Of course, there are many long histories of the religions that have expedients that have been devised. So we will look various arguments for the existence of proof. जो थॉमस सेंट एक्विनस है, ये रिलीजियस जाइंट्स हैं, जो कि इन्होंने को भी डिफिकल्ट हुआ प्रूव करने में इन्फिनाइट गॉड, क्योंकि फाइनाइट डाटा से तो यू कैनॉट प्रूव इट ना. सो इन्होंने क्या किया, एक अपनी थ्योरी निकाली, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी एंटिटीज. इसमें क्या होता है, इसमें वो कहता है कि जो थिंग्स जो पर्टेनिंग टू गॉड है, जो भी थिंग्स रिलेटेड टू गॉड है, अगर हम उनकी एनालॉजी बना दे, एनालॉजी ऑफ एक्सीलेंस इन द फाइनाइट थिंग्स, देन मे बी इट इज ईजियर फॉर अस टू इस्टेब्लिश. वो कह रहे हैं कि आइडल है, आइडल इज फाइनाइट, राइट. वो कहते हैं कि आइडल ये जो फाइनाइट है, इससे हम कुछ ऐसी एनालॉजी ऑफ एग्जिस्टेंस बना दे दैट कैन जस्टिफाई द इन्फिनाइट गॉड. बट यहां पर भी तो डिफिकल्टी आएगी ना, हाउ कैन यू प्रूव द इन्फिनिटी ऑफ गॉडनेस इन आइडल? तो यहां पर भी सेम ही डिफिकल्टी को रेज किया गया है. अब एग्जिस्टेंशलिस्ट थॉट्स देखते हैं प्रूफ को. जो कुछ पावरफुल थिंकर्स हैं, जैसे कि मार्टिन बर्बर है, पॉल टिलेज है, इन्होंने बताया है कि दैट द वर्ड ऑफ अ डेली ऑब्जर्वेशन एंड साइंस बीइंग फाइनाइट एक्स हाइपोथेसिस डज नॉट कंटेन वर्ड. ऑब्वियसली अगर हमारा जो वर्ड है, डेली जो चल रहा है, चीज़ें चल रही है, साइंस है, वो सब लिमिटेड है, तो लिमिटेड डज नॉट कंटेन गॉड. कॉन्सिक्वेंटली no amount of observations can lead any conclusion concerning God either deductively or inductively. अब डिफिकल्टी देखते हैं, क्या डिफिकल्टी आ रही है कि हम कैसे इसको प्रूव नहीं कर पा सकते. जो डिफिकल्टी है वो कीरकेगार्ड ने इन द फॉर्म ऑफ डेलिमा बताया कि यहाँ पर एक डेलिमा है, कि वो कह रहे हैं कि डेलिमा हर एक उस पर्सन के लिए है दैट पर्सन वांट्स टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. क्या बोलते हैं, वो कहते हैं द आइडिया ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दिस अननोन समथिंग मीन्स गॉड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ही इज अननोन, वी डोंट नो हिम, ही इज इनफाइनाइट, ही इज आउट ऑफ आवर सेंसरी एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंस में आता है. तो आइडिया जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, टू नो समथिंग that cannot be known could scarcely suggest itself to the reason. तो हम इसको रीजन से जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं. बट फॉर इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू प्रूव इट. बट अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है, चलो हम रीजन लेकर आते हैं, बीच में कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन लेकर आते हैं टू जस्टिफाई गॉड, बट जब वो चीज अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता हुआ, तो हाउ वी विल प्रूव थ्रू आवर लॉजिकल सेंसरी एक्सपीरियंस दैट गॉड एग्जिस्ट? तो दैट इज ऑल्सो फॉली अटेम्प्ट है.
कि इट विल बी अ वेस्टफुल फॉर अस टू अज्यूम दैट गॉड एग्जिस्ट गिवन द थ्योरी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ इतना सा एक डिलेमा है कि गॉड एग्जिस्ट फॉर द बिलीवर। ऑब्वियसली जो बिलीव करता है ही बिलीव, एंड फॉर बिकमिंग अ बिलीवर अ चेंज इन पर्सन इज नेसेसरी। और अगर बिलीवर बनना है तो आपको अपना माइंडसेट, अपना फेथ थोड़ा लेकर आना पड़ेगा। और जो बिलीव ही नहीं करता, तो एथिस्टिक होता है, उनके लिए तो डिस्कस ही नहीं कर सकते ना वो गॉड को, बिकॉज फॉर देम गॉड सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट, सो दे कैन नॉट डिस्कस इट। द आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट इस्टेब्लिश द फैक्चुअलिटी ऑफ गॉड डायरेक्टली। हम डायरेक्टली गॉड की फैक्चुअलिटी को नहीं कर सकते, बट इसको हम इनडायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अनबिलीवर अगर अपना बिलीवर में कन्वर्ट हो जाए तो मे बी उनको इंसाइट मिलेगी एंड दे विल गेट टू नो द गॉड इजली, एंड दिस विल हेल्प फिलोसफर्स टू हैव द इंसाइट इनटू द नेचर्स एंड एम्स ऑफ रिलीजियस थिंकिंग ऑल्सो। अगर कोई एथिस्ट बन रहा है तो रिलीजियस थिंकिंग की नेचर, उसके एम्स, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी पता चलेगा। एंड द सो कॉल्ड प्रूफ्स आर इन रियलिटीज प्लीज फॉर इन्वोकिंग रिलीजियस बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। वो कहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमें गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है कैसे भी करके, तो ये दीज आर नथिंग, दीज आर जस्ट अर्जी है हमारी, इन्वोक कर रहे हैं हम रिलीजियस को या अवोक कर रहे हैं रिलीजियस को, उनके एटीट्यूड को, और कुछ नहीं है। ये हम अपनी अर्जियां डाल रहे हैं ताकि भगवान को हम आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं, ताकि भगवान की एग्जिस्टेंस को हम प्रूव कर सके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बिलीवर के लिए देयर इज गॉड, फॉर नॉन बिलीवर there is no God. It is as simple as that. Now, question is why there can be no experiential proof for God existence following inductive proof. कि अगर हम इंडक्टिव प्रूफ की बात करें, अगर हमने इंड्यूस किया है गॉड को किसी पर्टिकुलर थिंग से, जैसे हम फाइनाइट से इन्फाइनाइट से बात कर रहे थे कि फाइनाइटी में इन्फाइनाइट को हम कैसे प्रूव करें, तो क्यों हम इसको प्रूव नहीं कर सकते? तो जो जोशुआ माउंट कार्मल है, इन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया है ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल एक्सपेरिमेंट्स। इनका जो स्टेटमेंट है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ओ टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड, बट प्रूविंग द इनविजिबल थिंग्स ऑफ गॉड बट क्रिएटेड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट डू फुल जस्टिस टू द रिलीजियस सिचुएशन। वही बात कर रहे हैं कि जो क्रिएटेड थिंग्स है वर्ड की, जो क्रिएटेड थिंग्स मीन्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स है वर्ड की, वी कैन नॉट जस्टिफाई। वहां से हम इनविजिबल थिंग्स तो गॉड ही हो गया ना। इनविजिबल ऑब्जेक्ट इज गॉड, इंडिविजुअल सुप्रीम बीइंग इज गॉड, तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ जस्टिफाइंग गॉड फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक थिंग्स? तो यहां पर भी ये क्वेश्चन रेज करते हैं। सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड फ्रॉम द क्रिएटेड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, टोटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स या टेरिलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, 3-4 आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड ये नर्व है, एक तरह से बेस प्रोवाइड करता है जितने भी अदर आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और उनको ये मोरल सपोर्ट भी देता है एंड इनका कंक्लूजन भी सप्लीमेंट करता है। जो मेन आर्ग्यूमेंट है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का, वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस इज द वेरी एसेंस ऑन्टोज ऑफ द आइडियाज ऑफ द गॉड। जो एग्जिस्टेंस है, जो भी हमें एग्जिस्टेंस दिख रही है, जो चीज़ें प्रेजेंट है, दैट इज वेरी असेंस, क्योंकि ऑन्टोज मीन्स असेंस, दैट इज द असेंस टू द आइडिया ऑफ गॉड, कि अगर एग्जिस्टेंस है तो दैट मीन्स गॉड है। बट दिस आइडिया इज मेयर फैक्चुअल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं अबाउट द मेयर आइडिया ऑफ गॉड और द आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग। यहाँ पर हम डिड्यूस कर रहे हैं कि हाँ एग्जिस्टेंस है तो असेंस है, देयर बाय देयर इज गॉड। बट फैक्चुअली तो वी कैन नॉट एस्टैब्लिश इट ना, क्योंकि वी कैन नॉट एस्टैब्लिश इट एज अ फिजिकल बीइंग। हैंस इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए दूसरे आर्गुमेंट्स को सामने रखा गया। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, मोरल आर्ग्यूमेंट, इनको देख लेते हैं। इनको बाद में डिटेल में हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोलता है कि जो वर्ड है वो कंटिंजेंट है, वर्ड इज एवर चेंजिंग। तो जो कंटिंजेंटी इंप्लाइज अ नेसेसरी ग्राउंड फॉर द वर्ड। ऑब्वियसली कंटिंजेंसी है, अनसर्टेनिटी है, थिंग्स आर चेंजिंग, दैट इज कंटिंजेंसी मीन्स एवर चेंजिंग। वो कहते हैं कि जो वर्ड है इट इज एवर चेंजिंग एंड जो आइडिया ऑफ नेसेसरी इंप्लाइज इट्स एग्जिस्टेंस।
और जो आइडिया ऑफ नेसेसरी है, वर्ड इज कंटीजेंट, वर्ड तो एवर चेंजिंग है ना, एंड दिस एवर चेंजिंग इम्प्लाइज अ नेसेसरी ग्राउंड फॉर द वर्ड, कि कुछ तो बेस होगा ना, और जो कुछ बेस होगा तो हम उसको एग्जिस्टेंस लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये तो वही बात होगी, इन्होंने ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को ही रिपीट किया है। बट जो कंटीजेंसी ऑफ द वर्ड इज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ऑफ द वर्डली थिंग्स एंड हार्डली बी क्लेम टू बी सेंसिबल। अब जो कंटीजेंसी थिंग्स की हम बात कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है ना, इट्स अनसर्टेन, इट्स एवर चेंजिंग, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ऑफ द वर्डली थिंग्स, बट हम इसको सेंसिबली क्लेम नहीं कर सकते। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू क्लेम इट टू बी सेंसिबल। तो ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। ये थोड़े से डिफेक्ट्स को हटाने की कोशिश करता है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि इनका जो मेजर जो थ्योरी है दैट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी ऑफ द ऑर्डर एंड हार्मनी प्रेजेंट एवरीवेयर। वो कहते हैं कि हमारे जो वर्ड है उसमें हार्मनी है, सब मिलजुल के रहते हैं, देयर इज हार्मनी प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना इस क्वालिटी ऑफ ऑर्डर को, हार्मनी, रिस्पेक्ट, लव, हैप्पीनेस, इन सबको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट दीज थिंग्स आर ऑल्सो कंटीजेंट, क्योंकि वर्ड इज कंटीजेंट तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो कंटीजेंट। एंड फ्रॉम द कंटीजेंसी ऑफ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हार्मनी अब नेसेसिटी ऑफ डिजाइनर इज कंक्लूडेड। तो यहाँ पर उन्होंने डाल दिया कि भाई इस पर्टिकुलर कंटीजेंट हार्मनी को स्टैब्लिश करने के लिए कोई तो डिजाइनर होगा ना, जिसने कुछ इसको डिजाइन किया है, एंड देयर मस्ट बी नेसेसिटी फॉर दिस। तो अगेन द आइडिया ऑफ नेसेसरी डिजाइनर इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सच डिजाइनर। अगर नेसेसिटी है, दे आर प्रूविंग द नेसेसिटी थिंग कि इट इज रिक्वायर्ड, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द वर्ड थिंग्स टू वर्क in certain manner that there must be some designer for it. So that is the teleological argument. इन्होंने necessity prove की है regarding the existence of such designer, and for them such designer is God. Next आता है moral argument. Moral argument ये जो हम moral existence की बात कर रहे हैं of the designer, उनको इन्होंने थोड़ा और contingencies में डाल दिया गया है, क्योंकि it is the most palpable felt experience of the man. क्योंकि अगर हम सिर्फ मॉरल आर्ग्यूमेंट की बात करें, इट इज जस्ट अपॉन आवर मॉरल थिंग्स, क्योंकि इट जस्ट एड्स द कंटिजेंसी ऑफ मॉरल एग्जिस्टेंस टू द प्रेजेंस ऑफ डिजाइनर इन नेचर। कि हाँ ठीक है, अगर हम मॉरली सोचे तो ठीक है, देयर कैन बी सच डिजाइनर जिसको हम गॉड बोल रहे हैं, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन पाल्पली फेल्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैन, बट मैन कैन नॉट एक्सपीरियंस इट फुली, बट चलो वी आर एक्सपीरियंसिंग इट एज अ मॉरल सपोर्ट। हेंस जो एम्प्टी कंटेंट है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का, जहाँ पर हमने सिर्फ एसेंस की बात की थी, जहाँ पर सिर्फ हमने एग्जिस्टेंस की बात करी थी, वो टेलीलॉजिकल मोरल आर्ग्यूमेंट एंड कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ने फुलफिल किया है। लेकिन इनका जो तीनों अप्रोचेस का जो बेस है दैट इज ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ओनली, एंड यहीं से जो आइडिया ऑफ गॉड है कैरीज इट्स ऑन एग्जिस्टेंस एंड एज द वेरी इम्प्लीकेशन ऑफ द आइडिया इटसेल्फ ऑल्सो, एक तरह से इम्प्लीकेशन भी हो गया, एंड इट इज ऑल्सो प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के अगर रूट की बात करें, द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज फाउंड इन प्लेटो। कहते हैं कि प्लेटो की फिलॉसफी में हमें मिलता है, उसके बाद काफ़ी सारे फिलोसफर्स आते हैं, सेंट ऑगस्टिन, अरिस्टोटल, उनकी राइटिंग में भी हमें देखने को मिलता है। अब जो प्लेटो के ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनका जो आइडियाज़ है, उनकी जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, द आइडिया थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, एंड उनका ये मानना है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। जो आइडिया ऑफ गुड है उनका, जिस थ्योरी का उनका नाम है द आइडिया थ्योरी, द आइडिया ऑफ गुड, उनके लिए मानना है कि ये भगवान से कम नहीं है। हमारी जो आइडिया गुड है दैट वाज द सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, क्योंकि यहीं से सब चीज़ें आई हैं, एंड ये सब चीज़ों में सीमित भी है, मतलब सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जो आइडिया है परफेक्ट बीइंग, वो आता है सेल्फ वैलिडेशन से एंड रियलिटी से। क्योंकि अगर हम प्लेटो की बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टेंस वाज ऑफ नॉट मच वैल्यू। वो कहते हैं एग्जिस्टेंस की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी हम उलझे हुए हैं कि एग्जिस्टेंस है नहीं है, किसने बनाई है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। वो बात कर रहे हैं एसेंस की, दैट इज ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कि भाई एसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस से, एंड दिस एसेंस ही वुड मेंटेन द स्पिरिट ऑफ ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब है, अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, सपोज यू हैव योर फ्रेंड,
इफ ही डज नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप, तो दैट वॉन्ट सफाइज इज एग्जिस्टेंस ना, फॉर यू इट इज जस्ट मेयर एग्जिस्टेंस, उसका एसेंस गायब है, उसकी जो क्वालिटी है, फ्रेंडशिप क्वालिटी, अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई वांट टू बी हिज फ्रेंड, बट उसके अंदर जो क्वालिटी है वही उसका एसेंस गायब है, देन देयर इज नो पॉइंट। वो कहते हैं कि अगर एसेंस है देन इट इज सेल्फ वैलिडेटरी एंड इन रियलिटी इट एग्जिस्ट, एंड इसी के अंदर सब चीजें हैं। एसेंस एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है, एग्जिस्टेंस एसेंस के अंदर है। व्हाट द पॉइंट। इसके बाद जो एंसलम है, इन्होंने भी, या रेने डेकार्ट है, उन्होंने भी इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया, लेबनीज ने भी एंड हेगल ने भी, बट इनके कुछ ओपोनेंट्स भी थे। दीज आर द ओपोनेंट्स, थॉमस एक्विनास, कांट, जो कि हम पढ़ेंगे क्या क्या इन्होंने आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया था इसके अगेंस्ट। एंड जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, इसको प्रोफेसर एयर ने भी डिबेट किया था। अब सेंट एंसलिम का आर्ग्यूमेंट देखते हैं। इन्होंने बताया है कि विद अ व्यू टू स्ट्रेंथन हिज फेथ, एंड अगर हमें किसी का बिलीव जस्टिफाई करना गॉड का है तो उसके लिए फॉर हिम फेथ इज नेसेसरी प्री कंडीशन टू अंडरस्टैंड गॉड। वही बात है, फॉर थीस्ट गॉड एग्जिस्ट, फॉर एथीस्ट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सो इफ यू आर थिंकिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड गॉड, तो अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो पहले फेथ तो लेकर आओ, उसके बाद आप कोशिश करना समझने की। फॉर ही सेज, फॉर आई डू नॉट सीक टू अंडरस्टैंड दैट आई मे बिलीव, बट आई बिलीव दैट आई मे अंडरस्टैंड। मैं वो समझना ही नहीं चाहता जो मैं बिलीव करता हूं, बट मैं वो बिलीव करता हूं जो मैं समझ सकता हूं। गॉट द पॉइंट। और जो इन्होंने आगे भी कहा है कि टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, कि गॉड जो है एक ऑब्जेक्ट है वर्शिप का, एंड जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर वर्शिप का ऑब्जेक्ट है तो उसमें कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए ना, ताकि वो वर्शिपफुल हो सके। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि गॉड मस्ट बी हाईएस्ट और ग्रेटर देम whom नथिंग कैन बी कंसीव्ड, कि जिससे कुछ और नहीं बन सकता, उससे ऊपर होना चाहिए ये गॉड, ये उससे बड़ा होना चाहिए, उससे हायर होना चाहिए। एंड जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेट है हाईएस्ट परफेक्शन की और एक्सीलेंस की। एक्सीलेंस, एग्जिस्टेंस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ परफेक्शन और एक्सीलेंस। और एक्सिस्टेंस जो है एक तरह से प्रेडिकेट है और क्वालिटी से पहले का है। अगर उसकी एग्जिस्टेंस है एंड क्वालिटी भी है, दैट मीन्स इट इज द हाईएस्ट परफेक्शन और एक्सीलेंस। क्वालिटीज कौन कौन सी? omnipotent, omniscience, all good, infinity, supreme, these are all the qualities that he must possess. तो इसलिए God is necessarily existent, hence non-existence of God cannot be thought of। वो कहते हैं इसलिए God की existence बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्वेश्चन ही नहीं उठा रहे कि God exist नहीं करता, God तो है ही है, because we believe in God, so it exists. It is as simple as that. इन्होंने ये भी कहा है एग्जिस्टेंस इनके अकॉर्डिंग, एंसलम के अकॉर्डिंग, इज सम क्वालिटी, जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस इज सम क्वालिटी एंड ही जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई हिज फेथ इन गॉड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्दी ऑफ वर्शिपफुल, कि वो ऑब्वियसली गॉड है तो वर्शिपफुल होना चाहिए, जिसके अंदर whom the entire personality is unservedly surrendered, जिसकी जो सर्विस है हाईएस्ट फ्रीडम हमें देती है। एंड हाईएस्ट फ्रीडम कहाँ से आएगी? हाईएस्ट फ्रीडम आएगी कमिटमेंट से। एंड जो वर्शिपर है वो रियलाइज करता है गॉड की ऑथेंटिक बीइंग का, कि हाँ ही इज द हाईएस्ट वर्शिपर, ही इज गिविंग अस हायर फ्रीडम, ही इज द हाईएस्ट एग्जिस्टेंट बीइंग दैट वी आर सरेंडरिंग आवरसेल्फ टू। सच अ गॉड वी कैनॉट एक्सपेक्ट, वी कैनॉट इवन थिंक कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो करता है, ये नेसेसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए, अगर हम डिसाइड करना है कि ऑथेंटिक सेल्फ है कि नहीं। वो कहते हैं कि नेसेसिटी नहीं है कि गॉड एग्जिस्टेंस इज अ मैटर ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी। यहाँ पर हम लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे गॉड को, बट इट एक्सप्रेसेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। यहाँ पर हम टोटल पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो पूरा जो इंसान की किंगडम है, ह्यूमन मैनकाइंड है, दैट इज इन्वॉल्व इन हिज टोटल पर्सनैलिटी। एंड द हाइएस्ट क्रिसेंडो ऑफ द कोरस इज गॉड एग्जिस्ट हेलुहला, गॉड एग्जिस्ट हेलुला, कि गॉड एग्जिस्ट, भाई हमारे लिए गॉड एग्जिस्ट करता है, एंड वी शुड गिव दिस पर्टिकुलर नारा। Thus, belief, commitment, self-employment spell out the real significance of the ontological argument. 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम में, बिलीफ होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए एंड सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो जस्टिफाई कर रहा है टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब लेनार्ड जो डेकार्ट है, लिबनीज, स्पिनोजा है, इन्होंने भी आगे सिंबॉलिक स्टेटमेंट के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश की है
क्योंकि अगर हम एंसलम की बात करें इनके लिए तो था कि गॉड हाईएस्ट बीइंग है जिसके ऊपर नीचे नथिंग कैन बी कंसीव्ड एंड इट इज ऑफ द हाईएस्ट existent reality and it is the necessary being also and the necessary being cannot but exist. Necessary being cannot, necessary है तो it is there ना, it is existing, we are not questioning it. and जो डेकार्ट्स है उसने भी यही होल्ड करने की कोशिश की है कि जो एग्जिस्टेंस है follows from the idea of infinite, independent, all knowing, all powerful being. जैसे कि जितने भी अगर हम all angles of a triangle की बात करें are together equal to two right angles, obviously are equal to two right angles, one angle this, one angle this, and this two right angles follows from the definition of the whole triangle. So the existence of God follows from this very idea for him. तो इसी के आइडिया से गॉड भी एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली अगर एक ट्राइंगल से दो राइट ट्राइंगल को हम ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज द आइडिया वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द आइडिया ऑफ ट्राइंगल. तो सिमिलरली द आइडिया ऑफ हिम इज गेटिंग थ्रू द एग्जिस्टेंट आइडिया. वो कहते हैं कि गॉड को हम कंसीव नहीं कर सकते विदाउट एग्जिस्टेंस. इट फॉलोज दैट एग्जिस्टेंस इज इनसेपरेबल फॉर हिम एंड हेंस ही रियली एग्जिस्ट. लेबिनिज भी इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से इन्फ्लुएंस था, जिन्होंने बोला है कि ईच पॉसिबल थिंग हैज द राइट टू एस्पायर टू एग्जिस्टेंस इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ परफेक्शन इट कंटेन्स इन जर्म. कि एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन परफेक्शन. जो एग्जिस्टेंस है इट डिपेंड्स टू द अमाउंट ऑफ परफेक्शन एंड सिंस गॉड इज मोस्ट परफेक्ट देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट. तो यहाँ पर एक साइलोजम भी बन गया है, देख सकते हो. एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन एंड गॉड इज परफेक्ट, हेंस गॉड एग्जिस्ट. कूल, दैट इज इजी. अब जो स्पिनोजा का अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें वो थोड़ा ज्योमेट्रिकल हो जाता है एंड इट इज़ नॉट सूटेड टू प्रूव एनी एक्चुअलिटी ऑफ एनीथिंग. क्योंकि जो अगर हम ज्योमेट्रिकल डिडक्शन की बात करें वो सिर्फ मैटर ऑफ डेफिनेशंस होता है, एक्सियम्स होता है, पोस्टुलेट्स होते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम गॉड को डिफाइन करने के लिए उसके लिए भी एग्जिस्टेंस को नेसेसरी प्री कंडीशन ही माना है. देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस एंड गॉड. जो स्पिनोजा की फिलॉसफी है थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, वो हम पढ़ेंगे जब हम स्पिनोजा को पढ़ेंगे. तो इनके लिए फ्रॉम द थ्योरी ऑफ सब्सटेंस गॉड नेसेसरली एग्जिस्ट. अब सब्सटेंस की बात करते हैं. सब्सटेंस है इट इज that which in itself and is conceived through self. Substance क्या है? जो अपने अंदर सीमित है और अपने आप से ही उपजा है. I mean the conception of which does not depend on the conception of another being from which it must be formed. कि मेरा conception किसी दूसरे conception के ऊपर depend नहीं है, मेरा conception खुद से ही हुआ है. God I understand to be a being absolutely infinite, that is a substance consisting on infinite attributes, each of which expresses eternal and infinite sense. तो इसलिए God necessarily exists for Spinoza in his substance theory. अगर हम बोल रहे हैं कि God is going to be self-contained whole, अगर God खुद के अंदर ही सब कुछ है, इसके अंदर ही सब कुछ है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही substance हुआ. Again God is a substance, obviously God substance हुआ ना, एक substance के आइडिया कर रहे हैं. The idea which involves its own existence, तो इसके अंदर इसकी existence भी involved है. यहाँ पर फिर हमने एक logically prove करने की कोशिश किया है the idea of all perfect being and it follows that God necessarily exists. It would be self-contradictory to say that God is all perfect but do not have existence. अगर हम बोल रहे हैं भगवान perfect है, भगवान is God is omnipotent, God is present everywhere, God is powerful, God is supreme, God is all perfect, तो उसका तो existence is अनिवार्य ना, अनिवार्य है उसकी existence. उसके existence is all much necessary for us to believe if God is all these things. तो अगर हम बोल रहे हैं it is to mean to say that red is red but not colorful, but red is a color. तो अगर हम यही बोल रहे हैं ना, अगर हम उसकी आइडेंटिटी नहीं मान रहे तो रेड तो रेड है बट कलरफुल नहीं है, क्योंकि कलर में तो आइडिया है ना, आइडिया ऑफ रोज. सिमिलरली जो एग्जिस्टेंस है इज कंटेन द आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग. क्योंकि अगर रेड है तो रेड एक कलर है, एंड कलर अगर हम डिफाइन करें तो दैट इज गॉड. तो सिमिलरली अगर गॉड है उसकी एग्जिस्टेंस अनिवार्य है एंड एग्जिस्टेंस के लिए वो परफेक्ट बीइंग है. Hence, the idea of triangle necessarily contains the sum of three angles 180 degree. Similarly, the idea of perfect being necessarily contains in the idea of existence. Clear? अब गॉड को हमने कंसिस्ट किया है एज अ हाईएस्ट एंड सुप्रीम एग्जिस्टेंस. एंड अगर हम प्रिज्यूम करते हैं कि गॉड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉड
ऑल परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर फिर कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगा. बट फॉर गॉड टू बी परफेक्ट इट इज वेरी मच नेसेसरी कि ही देयरफॉर एग्जिस्ट. अब क्रिटिकल कमेंट्स देखते हैं बाय कांट. अब जो कांट है ही इज अ वेरी लॉजिकल फिलोसोफर, इन्होंने हर फिलोसफी को क्रिटिसाइज किया है. तो इन्होंने ये जो बोला है कि गॉड इज कॉल्ड नेसेसरी बीइंग बट दिस इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी फेज बिकॉज देयर इज ट्रांसग्रेशन ऑफ लिंग्विस्टिक यूसेज. वो कहते हैं कि गॉड जो कह रहे हैं कि नेसेसरी बीइंग है, कि गॉड इज एग्जिस्टेंट, बट how can we say God is existent when there is transgression of linguistic usage? Because we can only justify with the help of symbols and with the reference of prepositions, but we cannot justify it with the language, with the use of things or beings. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ linguistic uses की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम word और terms की बात कर रहे हैं, not in terms. और ये जो terms हैं ये abstract है. We are not talking in terms of physical being या physical things. So this argument is a priori. तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो भी existing thing है, जो भी existing things है, that means materialistic things that are existing. तो they can be existing, they are contingent and they can be of anything existent. इनका कुछ भी material हो सकता है, कुछ भी चीज़ से बनी हो सकती है. तो that are they are contingent, they are ever changing. But we can also imagine it if they do not exist. How does it make any difference? Suppose अगर हम टेबल की बात करें, टेबल इज अ कंटीजेंट थिंग, ठीक है. अब टेबल अगर हम मान रहे हैं कि इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, then it won't make any difference to us whether table exists or does not exist. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट की. बट हम गॉड को जब हम जस्टिफाई कर रहे हैं एज अ एग्जिस्टेंट बीइंग, तो अगर हम नॉन एग्जिस्टेंस की बात करें तो हाउ इज इट जस्टिफाइंग इट? It is not justifying it, na, because for the ontological argument, God is very much existent. So if God exists, then he can also be imagined not to be existing at any time. And if he is necessary, then he is not being. अगर वो necessary है, but he is not being, क्योंकि वो अपनी presence में नहीं है ना, and he is not necessary. अगर वो being है, तो it is not necessary. देखो, अगर हम यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि God is just, we are justifying it in the terms of words and terms, right? Not in the terms of physical things या physical being. Cool. अब अगर हम बात कर रहे हैं कि God अगर necessity है तो that means it is being. अगर necessity existent है उसका, necessary existent की हम बात कर रहे हैं तो that means he is present in this whole world. He is there. But if he is present in the whole world, that it means he is not necessary. To say that God is necessary being is a self-contradictory as a square circle is. अब square को circle नहीं बोल सकते ना. तो similarly अगर God necessary being है, तो अगर हम बोल रहे हैं God is a necessary being, तो it is as contradictory as we are saying square is circle. क्योंकि जो being है वो necessary है और जो being नहीं है वो necessary नहीं है. तो God एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते. तो इस वजह से यहाँ पर contradiction हमें देखने को मिल रहा है. A proposition is necessary if its predicate cannot be denied without involving us is self-contradiction. For example, a triangle is bounded by 3 straight line. वो कहते हैं कि अगर proposition है तो वो valid ही है, ठीक है, तो उसको कोई contradiction नहीं है. It is there so it is true. मतलब अगर वहाँ पर है तो it is there. Suppose sky is blue. It is there. We can see sky is there. It is blue. So that means it is not contradictory. It is there so it is true. On the other hand, अगर हम asynthetic proposition की बात करें, whose predicate can be denied without contradiction, this is true of any empirical proposition. वो कह रहे हैं कि sky is blue है, तो इसमें कोई contradiction हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि if existence is a predicate of God, अगर existence पहले आया है God से, empirical proposition की बात करें, we can imagine, always imagine it to be different from what it is. तो मतलब उसके बाद God जो आया है, एग्जिस्टेंस पहले आया है, गॉड बाद में आया है, तो इसका मतलब हम इसको डिफरेंट भी मान सकते हैं ना. एग्जिस्टेंस कैन बी डिफरेंट क्योंकि एग्जिस्टेंस इज नॉट अ रियल प्रेडिकेट. वर्ड गॉड इज एड्स नो न्यू थिंग. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो एग्जिस्टेंस है वो पहले ही था, और जो गॉड का अगर हमने इसमें वर्ड अटैच कर दिया है, इट इज नॉट एनी एडिंग एनीथिंग टू एग्जिस्टेंस, क्योंकि एग्जिस्टेंस इज द होल थिंग जिसके अंदर से सब चीजें आई हैं. सो द वर्ड गॉड इज and God exists do not add anything else into the concept of existence, क्योंकि existence के अंदर से God आया है, existence God में से नहीं आया. अब अगर हम mere concept of thought की बात करें, we cannot bring anything into existence. हम कुछ भी चीज़ existence में नहीं ला सकते. अगर ऐसा है तो सब kings होते. Thus
जो कंसेप्ट है गॉड का रिमेन अ कंसेप्ट नो मैटर हाउ हार्ड वी थिंक अबाउट इट। वो कहते हैं तो इस तरीके से जो गॉड का कंसेप्ट है इट इज जस्ट अ कंसेप्ट, आप जितना मर्जी दिमाग लड़ा लो, it is there, it is just a concept, it is mere terminologies, it is mere just a linguistic propositions that you can use it to justify the god, but there is no point, we are just scratching our heads out. That is the main philosophy. अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, दैट इज कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। वो कहते हैं कि इफ गॉड इज अ रियल प्रॉपर नेम, अगर हम बात करते हैं कि गॉड एक नाम दिया गया है जिसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये एक्चुअल एंटिटी है, क्योंकि किसी एक्चुअल एंटिटी को ही हम डिफाइन करेंगे कि इसको ये पर्टिकुलर क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूम फिलोसफर हैं उन्होंने बताया है कि इट इज़ अब्सर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट अ मैटर ऑफ फैक्ट बाय एनी ए प्रायरी जजमेंट, कि किसी भी पर्टिकुलर, अब हम गॉड को जस्टिफाई नहीं कर सकते एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, किसी फैक्चुअल सिचुएशन से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसको हमें रीज़न यहाँ पर डालना ही पड़ेगा। तो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में असेंस प्लस रीज़न इन्होंने यहाँ पर डाल दिया गया है। Hence, one has to take recourse to the actual state of affairs. तो यहाँ पर हमें actual state समझना पड़ेगा, सिर्फ assense के basis पर we cannot justify the existence of God. We need to add reason to it. We need to add some verifiable experience to it, जिसको हम verify कर सकें. And इस verifiable को हम achieve करेंगे through this cosmological argument. ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पहले फॉर्मुलेट किया गया है प्लेटो इन लॉज एंड फेडरस में, उसके बाद अरिस्टोटल ने इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है, उसके बाद थॉमस एक्विनास भी आ गए थे जिन्होंने माना जाता है इज रिगार्डेड एज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट फॉर प्रूविंग गॉड। दो फॉर्म्स में ये आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट वन इज कैजुअल आर्ग्यूमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंटीजेंट आर्ग्यूमेंट। पहले कैजुअल आर्ग्यूमेंट देखते हैं, इसके फॉलोइंग स्टेप है। कैजुअल आर्ग्यूमेंट मतलब कॉजुअल आर्ग्यूमेंट मतलब every event has a cause and no event in the world can be without cause। जैसे कि भगवत गीता का भी तो ये आता है ना, गीता, कि भाई हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है और बिना किसी रीजन के कोई चीज नहीं होती। दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द भगवत गीता। एंड ये भी इवेंट्स कीप ऑन हैपनिंग, इवेंट्स चलते रहेंगे। द प्रेजेंट इवेंट ऑफ ए, अगर आज कोई इवेंट ए हो रहा है वो प्रीवियस इवेंट बी से हो रहा है, और बी का जो इवेंट है वो सी से हो रहा है, और सी का इवेंट डी से हो रहा है, तो ये एक तरह से चेन चल रही है यहाँ पर, दैट इज एंडलेस। और ये जो कॉजल सीरीज है ये इनडिटर्मिनेबल है, दैट इज एंडलेस सीरीज, क्योंकि यहाँ पर ए से बी से ए आया है, सी से बी आया है, डी से सी आया है, तो देयर इज समथिंग चेन गोइंग ऑन दैट इज गिविंग राइज टू वन पर्टिकुलर थिंग एंड टू अदर। बट यहाँ पर जो मेजर थिंग वी हैव टू पुट इन आवर माइंड इज द फर्स्ट कॉज। अभी जो चेन है ये कहीं से तो शुरू होगी ना, वी हैव टू पॉजिट अ फर्स्ट क्लोज विच रिटर्न डज नॉट इम्प्लाई फर्दर कॉज। अब कोई चीज तो यहाँ से शुरू हुई होगी जिसके बाद इसका कोई कॉज नहीं हो सकता, एंड यही फर्स्ट कॉज है जिसने पूरी सीरीज को प्रोड्यूस किया, एंड उसका जो इफेक्ट है दैट इज द मूवर ओनली एंड कैन नॉट बी टर्न मूव्ड बाय एनीथिंग एल्स। जो फर्स्ट कॉज है जिसने इस चेन को बनाया है, चेन ऑफ सीरीज को बनाया है, राइट। और जो फर्स्ट कॉज का जो इफेक्ट है दैट इज मूवर, जिसको कोई और नहीं मूव कर सकता, दैट इज अनमूव्ड। एंड ये जो प्राइमरी मूवर की हम बात कर रहे हैं इसी को उन्होंने गॉड बताया है। हेंस जो वर्ड ऑफ कॉजल सीरीज है रिक्वायर्स गॉड टू एक्सप्लेन इट। अब संसार की रचना कहाँ से हुई? जैसे बोलते हैं कि मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया हुआ, अब दैट इज अ कॉन्टिन्यूस डिबेट, कॉन्टिनेंट डिबेट। तो इसको समझने के लिए वो कहते हैं कि वी नीड देयर इज सम पर्टिकुलर एंटिटी मूवर, जिसको बोला गया है जो ये चीजें कॉज कर रहा है। जो पहले मुर्गी लेके आया, पहले अंडा लेके आया, ये चीजें चल रही हैं, फिर अंडा आया, फिर मुर्गी आई, फिर अंडा आया, फिर मुर्गी आई, ये चीजें जो चल रही हैं, तो दैट मीन्स देयर इज सम पर्टिकुलर मूवर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज ड्राइविंग दिस पर्टिकुलर कॉजल सीरीज। हेंस गॉड एग्जिस्ट एज इट्स ऑन कॉज एंड इन टर्न एज द कॉज ऑफ द वर्ड। वो कह रहे हैं तो गॉड एग्जिस्ट अपने कॉज से करता है और it is the cause of the word also. So that is the concept of God. जो थॉमस एक्विनास है उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉजैलिटी कंसेप्ट को मॉडर्न साइंटिफिक सेंस में नहीं कहा है, बट एरिस्टोटलियन सेंस ऑफ एफिशिएंट कॉजैलिटी में कहा है। तो यहाँ पर उन्होंने एफिशिएंट कॉजैलिटी बोला है। इसका क्या मतलब है कि दिस वर्ड हैज टू बी टेकन एज एन इफेक्ट ऑन एन
efficient first cause which determine means and ends for the final end. कि जो word है इसको एज एन इफेक्ट ले रहे हैं. इट इज़ द इफेक्ट ऑफ एन एफिशिएंट फर्स्ट कॉज. जो फर्स्ट एफिशिएंट कॉज हुआ है उसका इफेक्ट हुआ है जो कि डिटरमाइन कर रहा है इस पर्टिकुलर वर्ड का फाइनल मीन्स एंड एंड. यहाँ पर कोई हम मैकेनिकल एंटीडोट्स की बात नहीं करते, बट यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गॉड है ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ सम डिज़ाइन दैट हैज़ डिज़ाइन दिस पर्टिकुलर वर्ड. और जो इफेक्ट है ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है इन द नेचर ऑफ डिज़ाइन इन दिस प्री existing matter, and the first cause is to be more perfect than the word designed by its first mover. जो first mover ने इस word को बनाया है, जो first cause है is supposed to be more perfect than the word. Obviously जो first cause होगा, जो इस particular सब चीज़ों का cause है, वो तो सबसे ज़्यादा perfect होगा ना. अब if I take an example of mother and child, mother has given birth to a child, तो mother is the first cause of the life of a child, तो mother is all perfect, hence then the word of the child, obviously child is not that perfect than the mother. तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, जो first cause है is supposed to be more perfect than the word designed by it as the prime mover. और जो prime mover है that the child is the prime mover and the mother is the first cause that has designed the word, she is the mover. तो गॉड की बात करते हैं, ही इज द प्राइम मूवर, दैट इज द एफिशिएंट कॉज ऑफ एवरीथिंग. ही इज द आर्किटेक्ट, परफेक्ट देन द वर्ड, ही इज एफिशिएंट कॉज एंड ही इज सेल्फ कॉज्ड. ही इज कॉज्ड बाय हिमसेल्फ. सो दीज आर द क्वालिटीज, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गॉड. दैट इज द एफिशिएंट बीइंग. अब इसके कुछ क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं. अब जो पहला आर्ग्यूमेंट हम देखते हैं वो कहते हैं कि एवरी इवेंट मस्ट हैव अ कॉज. कूल, कि हर एक इवेंट का एक कॉज होना चाहिए. बट ये तो एक प्रोसीजरल अजम्पशन है ना साइंस की. ये तो हम साइंटिफिक वे से बोलते हैं कि हर एक चीज़ का कॉज होना चाहिए. अगर हम अपने अंदर बात करें इन इटसेल्फ, it is neither true nor false, it is neither useless or useful. This proposition has been defined to explain the series of particular events of the word and hence cannot be universally accepted. वो कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो ना कि हर एक कोई भी चीज़, जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है. तो वो कहते हैं कि कारण तो हम साइंस में जस्टिफाई करते हैं कि ये चीज़ ऐसे तो नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ज़रूर होगी. तो ये सिर्फ अगर आप जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि कोई ना कोई रीज़न है रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ द वर्ड, तो ये सिर्फ आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो उस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स को, बल्कि ये जो प्रपोजिशन है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इसलिए ये यहाँ पर नल एंड वॉइड उसको जस्टिफाई कर दिया गया है. सेकेंड थिंग ये बोला गया है वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगल इवेंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्शन. वो बोल रहे हैं कि वर्ड को एक सिंगल इवेंट है. हाउ कैन वी एक्सपेक्ट वर्ड टू बी ए सिंगल इवेंट, क्योंकि यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है ना, देयर मस्ट बी रिकॉर्डिंग ऑफ द कमिंग इनटू एंड गोइंग आउट ऑफ बीइंग ऑफ दिस वर्ड. अब हम इंसान आए हैं, इस वर्ड में अपना काम कर रहे हैं, देन विल गो आउट ऑफ द वर्ड आफ्टर डूइंग आवर on shit, right? So there is some timeline to it. How can you say the word is a single event? Rather, word is the sum total of all possible and actual events. Hence, word is not an event. तो इसलिए जो word है that is not an event, और जो casual postulate है is not applicable to the universe as a whole. तो यहाँ पर भी ये इसको कांट यहाँ पर null and void बता देते हैं. जो कांट के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है कैटेगरी ऑफ कॉजुअलिटी इज एप्लीकेबल टू फिनोमिना ओनली, क्योंकि ये सिर्फ फिनोमिना है एंड जो वर्ड है इज नॉट अ परसेप्टेबल फिनोमिना. लेकिन अगर हम पूरे वर्ड की एज अ होल बात करें तो एज अ होल द वर्ड इज नॉट अ परसेप्टेबल फिनोमिना. इट इज नॉट अ सिंगल इवेंट. यहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि इट इज अ सिंगल इवेंट, रादर इट इज अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स. जो रसल है he is also a philosopher, that इन्होंने क्या बोला है that every event has a cause. इन्होंने भी बोला कि हर एक इवेंट का कॉज है, but the totality need not have any. Suppose ये बोल रहे हैं कि this is the word and इसके अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं that have a cause, बट वो कह रहा है कि जो टोटलिटी, अगर हम पूरे वर्ड को टोटलिटी की बात में करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका कॉज होना जरूरी नहीं है. टोटलिटी इन द सेंस अगर गॉड ने इस वर्ड को बनाया है तो गॉड का कॉज होना जरूरी नहीं है. ही टेल्स दैट वी कैन से दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ पेरेंट, बट सर्टेनली वी कैन नॉट से दैट ह्यूमैनिटी टू हैज अ पेरेंट. वो कहते हैं कि ठीक है
हम मान रहे हैं कि हर एक इंसान का कुछ ना कुछ भगवान होता है। यहाँ पर हम बात करें कि गॉड, in the context of God and word, if we take it, there he is saying that every word has a God, every word has a God, every word has a some causal being that has created this particular word. But we cannot say कि essence है word का, that wordliness has a parent too. अब वर्डलीनेस का तो नहीं हो सकता ना, वर्ड का तो हमने चलो बता दिया, दैट इज अ मटेरियलिस्टिक थिंग, बट हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर ये भी क्रिटिसाइज किया है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को, दैट वाज अ कॉजल प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटीजेंसी। अब कंटीजेंसी को समझते हैं। जो अजम्पशन है कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो मानता है कि एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू द सेंस और आइडिया, कि एक्सिस्टेंस है वो पहले है, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में क्या था? असेंस पहले है, हेंस देयरफॉर इट इज एग्जिस्टेंस। यहाँ पर कहता है कि एग्जिस्टेंस है, उसके बाद असेंस और आइडिया आया है, एंड ये भी कहा गया है असेंस और आइडिया बोथ आर आइडेंटिकल। जो असर्शन थे एक्विनेस की इन दिस कंटेक्स्ट इज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नॉट इम्प्लाइड बाय गॉड्स सेंस, कि अगर हम गॉड के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट इम्प्लाइड बाय गॉड सेंस, बट दैट गॉड सेंस इज द सेम एज हिज एग्जिस्टेंस, कि जो आइडिया है गॉड का वो सेम है उसके एग्जिस्टेंस की तरह। यहाँ पर हम गॉड के एसेंस और एग्जिस्टेंस को अलग अलग नहीं ले रहे, उनको एक ही मान रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट बीइंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो आइडिया है ना उसका। अब आइडिया को हम कैसे कह सकते हैं कि कोई बीइंग भी है? ऑन द कॉन्ट्ररी वी कैन से दैट वी हैव एन आइडिया ऑफ हिम बिकॉज ही एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्ट करता है इसलिए हमारे पास उसका आइडिया है। एंड ये जो बीइंग है ये सिर्फ बेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये एक बेयर पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक्चुअलिटी में है, क्योंकि एक्चुअलिटी में हम आइडिया लेकर आ रहे हैं। और अगर हम किसी का आइडिया ले रहे हैं, अगर हम सपोज अगर हमने कहीं पर हम किसी मॉल में गए हैं, अगर आई हैव सीन सम टॉप्स देयर ऑफ सम डिफरेंट वेराइटीज, सपोज आई सॉ क्रॉप टॉप, घर आकर दैट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन क्रॉप टॉप इन माई लाइफ, घर आकर आई जस्ट आस्क माई मॉम कि आई वॉन्ट टू हैव दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ टॉप, तो आई जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉप। तो वो आइडिया है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज एग्जिस्टेंट समवेयर, अभी मेरे पास नहीं है बट इट इज एग्जिस्टिंग समवेयर। सो यहीं पर वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्चुअलिटी में है, बिकॉज वी हैव एन आइडिया, एंड वी हैव एन आइडिया दैट मीन्स इट नेसेसरली एग्जिस्ट। एंड इसी को the reason is that such a being has to explain the word as its ground, and only an actuality can serve as the explanation or origin of the word, and bare possibility cannot। तो यहाँ पर bare possibility तो नहीं है ना, possibility थोड़ी बोली है। अब मैंने तो टॉप को वहाँ पर existently present देखा है, I have an idea, that means it is in actuality there, it is not a possibility। and ये दोनों ही points प्लेटो ने अरिस्टोटल ने भी justify किया है। जो अक्विनास है वो बोलते हैं कि जो सबसे familiar aspect है वर्ड का वो यही है, कंटिजेंसी है, चीज़ें आती हैं, चीज़ें चली जाती हैं, इंसान आते हैं, जीते हैं, एंड देन दे पास अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एंड यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को कंटिजेंट बोल रहे हैं, व्हेन देयर इज नथिंग इन द नेचर ऑफ द थिंग इटसेल्फ टू गारंटी इट्स परपेचुअल एग्जिस्टेंस, or more simply a thing is contingent which doesn't have the ground of its own existence. Obviously human does not have a ground of its own existence, we are not perpetual being, we are not here to stay forever, so it is therefore capable of non existing। So obviously आज मैं हूँ, मैं कल नहीं हूँ, तो I am capable of non existing also, and at the same time some does not exist, I won't be existing at some other time। True, बिल्कुल ट्रू है। जो सीरीज है कंटीजेंट इवेंट्स की मे कंटिन्यू फॉर एवर, लेकिन जो सीरीज देखो वर्ड है, अगर मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँ, दैट इज ट्रू, बट इट डजंट मीन कि जो वर्ड के चेन ऑफ इवेंट्स है वो रुक जाएंगे मेरे जाने के बाद, ऐसा तो नहीं है ना। वर्ड एज अ कंटीजेंट थिंग इज ऑन गोइंग, इट इज नॉट स्टॉपिंग, इट इज द पर्टिकुलर थिंग दैट इज कंटीजेंट, एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ नेसेसरी बीइंग एज द ग्राउंड फॉर कंटीजेंट हैपनिंग। अभी जो चेंज चल रही है, जो वर्ड्स के अंदर चीज़ें चल रही हैं, एज अ कंटीजेंट बीइंग अगर हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ से होकर जा रही है, या एक चीज़ आज है कल नहीं है, परसों है उसके अगले दिन नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि इनको चला कौन रहा है, देयर मस्ट बी सम बीइंग, तो उसी को इन्होंने नेसेसरी बीइंग को गॉड जस्टिफाई यहाँ पर किया है। और ये भी कहा है कि अब जो कोई चीज़ है, अगर हम समथिंग कंटिजेंट की बात कर रहे हैं, वो किसी ना किसी चीज़ से तो आया होगा ना, इट कैन नॉट बी केम आउट ऑफ नथिंग। हेंस जो समथिंग कंटिजेंट इवेंट्स है, तो यहाँ पर दे हैव कम आउट ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट अल्टीमेटली। अब ये भी कंटिजेंट चीज़ें तो कंटिजेंट चीज़ों से ही आएंगे ना। फाइनाइट थिंग्स विल कम आउट ऑफ फाइनाइट थिंग्स, फाइनाइट थिंग्स विल infinite things cannot come out of finite things। Similarly
nothing but a ultimate being, necessary being is required to make sure that something contingent is coming out of it, and this necessarily is not dependent on any other being. और जो necessary हम being की बात कर रहे हैं वही बात हम कर रहे हैं कि word is dependent upon God but God is not dependent upon word. Thereby God is existing in itself. It does not require the existence of word to know the existence of God. Hence this necessarily being is called God and it exists. तो यहाँ पर इस तरीके से इसको प्रूव करके दिखाने की कोशिश की गई है. अगर हम इन्फ्लुएंस प्लूटो का बात करें तो इसके अकॉर्डिंग है टू whom there is a self moved motion called soul. वो कहते हैं कि यहाँ पर एक सेल्फ मूव्ड मोशन है जो कि ग्राउंड है अगले मोशन को मूव करने के लिए, बट इज इटसेल्फ इट्स ऑन ग्राउंड, लेकिन अपना ही ये खुद का ग्राउंड है. एंड जो एक्विनास है उन्होंने अरिस्टोटल का जो नोशन था प्राइम मूवर या प्योर एक्चुअलिटी का, विच इज इट्स ऑन ग्राउंड, वो खुद का ग्राउंड है. एंड रीजन है इज एक्चुअल बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ओन एसेंस. ये उपजे तो अपने ही एसेंस से हैं, अपने ही आइडिया से हैं, एंड दे ड्राइविंग द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट दे डज नॉट रिक्वायर एनी अदर फॉरेन या एनी अदर आउटसाइड एंटिटी टू ड्राइव देयर ओन एग्जिस्टेंस. सो दैट इज द थिंग दे आर ट्राइंग टू से. जो सुप्रीम असम्पशन है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की वो यही है, जो कंटीजेंट वर्ड है वो स्टैंड करता है इन नीड ऑफ द फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन. देयरफॉर व्हाई थिंग्स आर एज दे आर, दैट इज द मेजर क्वेश्चंस दैट दिस फिलोसफिकल कंटीजेंट वर्ड आस्क अगेन एंड अगेन. एंड अगर इसको हम लेजिटिमेट क्वेश्चन मानते हैं तो इसका जो आंसर है वो एक्विनास ने दिया है कि ऑल ऑफ द थिंग्स ऑफ द वर्ड्स आर कंटीजेंट एंड हर एक चीज एक एक टाइम के बाद पास हो जाएंगी. ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल एंड. एंड ये जो इन्फिनाइट सीरीज ऑफ टाइम चल रही है कि वन बाय वन एट वन टाइम वन शुड थिंक वन इज एग्जिस्टिंग एंड द अदर वन इज नॉट एग्जिस्टिंग. देयरफॉर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा. एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब जैसे हम बोलते हैं कि डिकेड खत्म हो रहा है या सेंचुरीज खत्म हो रही हैं या एजेस खत्म हो रही हैं, तो कभी ऐसा आएगा ना जब वहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होगा, जहाँ पर पूरा खाली होगा, जहाँ पर कंप्लीट वॉइड होगा. और इस वॉइड को कंप्लीट करने के लिए एट वन टाइम now there should have been void, for out of nothing comes. तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन भी तो आएगी ना जहाँ पर एकदम empty space है, वहाँ पर there is some void is there and for that void, अब इसमें से खाली जगह में से क्या आएगा? nothing. तो nothing में से nothing आएगा. so that is the thing we are talking about. but there is something, कुछ खाली है, there is some void but still there is something. And this something is something based upon something which is not contingent, that is being which at no time can cease to be in the infinite series of time. तो वो कहते हैं कि void तो है but this void के अंदर भी कुछ तो होगा ना, some darkness तो होगी ना, तो वो darkness भी something कहीं से तो आई होगी ना. तो something is a something of the वैलिडेशन फॉर देयर इज समथिंग ऑफ बीइंग, कि यहाँ पर कोई तो बीइंग है विच इज एट नो टाइम कैन सीज, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, वो तो वहाँ पर रहेगा चाहे पूरी दुनिया संसार यूनिवर्स खत्म हो जाए, बट दिस पर्टिकुलर बीइंग विल बी देयर एंड विल बी इन द इन्फिनाइट सीरीज ऑफ टाइम. ये टाइम चाहे आज सेंचुरी खत्म हो जाए, जितनी मर्जी सदियाँ खत्म हो जाए, बट दिस पर्टिकुलर बीइंग विल बी देयर एंड हेंस दे ट्राई टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बीइंग as God. The whole argument may be syllogistically expressed. Obviously syllogically इसको express किया गया है. If anything exists, then it is absolutely necessary being exist. कुछ exist कर रहा है, therefore there is a necessity for absolute being exist. But if something exists, therefore an absolutely necessary being exist. तो यहाँ पर जो fundamental contention है, transit implies the permanent. जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे बुद्धा ने भी तो एक कंसेप्ट दिया था ना क्षणिकवादा का. इफ यू हैव रेड द फिलॉसफी ऑफ क्षणिकवादा और बुद्धिज्म, उन्होंने यही तो बोला था ना कि रिवर तो चल रही है, रिवर इज वन एंटिटी, बट जो रिवर के अंदर पानी चल रहा है उसके जो एटम्स है दे आर नॉट परमानेंट, दे आर ट्रांजिटरी. रिवर चल रही है दैट इज परमानेंट. आप कह सकते हो कि हाँ पूरे साल इस रिवर में पानी रहता है, रिवर इज परमानेंट, बट नो, पानी का बहाव तो बदल रहा है ना, उसके अंदर जो एटम्स है दे आर नॉट सेम थ्रू आउट, वो तो हर क्षण बदल रहे हैं, हर विद इन माइन्यूट मिनट में चेंज हो रहे हैं, माइन्यूट सेकंड में चेंज हो रहे हैं. तो वो यही कह रहे हैं जो ट्रांजिट है, अगर हम रिवर की बात करें इम्प्लाइज द परमानेंट, और जो इंटेलेक्चुअल एप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं कंटीजेंट बीइंग्स की, विच इन्वॉल्व्स एप्रीहेंशन ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अ सेल्फ ग्राउंडेड
reality, that is the reality of being in itself, that is the God. तो कैजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ तो ये शुरू हुआ था, ये शुरू किसने किया था? गॉड ने. ए से बी आया, बी से सी, सी से डी, इससे ये जो चीज़ें चल रही हैं ये एक तरह से सीरीज ऑफ मोशन है, दैट इज अ सीरीज ऑफ कंटीजेंट बींग्स. एंड दीज कंटीजेंट बींग्स को चला कौन रहा है? वी नीड सम अनकॉज्ड कॉज, दैट इज नेसेसरी बींग, इट इज गॉड. दैट इज पर्टिकुलर necessary being, that is the uncaused cause, that is the unmovable, that is the supreme, that is driving this contingent world. Clear? अब assumptions देखते हैं. assumptions क्या assumption है cosmological argument की? जो सबसे supreme assumption यही है कि word is contingent and word needs a philosophical explanation, therefore why things are as they are. second assumption ये है कि infinite time has already elapsed and all things cannot be capable of existing by itself, therefore there must be something that is the cause of this infinite series and that necessary being is God. वो कह रहे हैं कि कोई भी infinite चीज़ अगर चल रही है, अगर वो ख़त्म नहीं हुई है, so there is every potential अभी उसमें है कि जिसको रियलाइज करना बाकी है. और अगर टाइम चलता जा रहा है then who knows कि कभी खत्म हो जाए कंटीजेंट वर्ड. तो एक तरह से मेयर पॉसिबिलिटी लेकर हम चल रहे हैं जो कि एक्चुअलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये चीज़ें कब खत्म होगी, अनलेस वी एक्सेप्ट कि एन इन्फिनाइट सीरीज ऑफ टाइम हैज़ बीन पास्ड अवे. जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि काफ़ी टाइम पास हो चुका है ऑलरेडी, तब तक हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि चीज़ें कब खत्म होंगी. बट जो फ्रेज है इन्फिनाइट सीरीज ऑफ टाइम मीन्स दैट जो ये इन्फिनाइट सीरीज ऑफ टाइम का तो यही मतलब हुआ ना कि अभी खत्म नहीं हुआ है टाइम का सीरीज एंड कैन नेवर बी हैव टू से टू बी elapsed, कि हम कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि ये कभी खत्म भी होगा, ये चलता ही रहेगा. तो जो सेकंड असम्पशन है यहाँ पर ये वीक बता रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये चीज़ें कभी खत्म भी हो जाएंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उसी चेन ऑफ कंटीजेंट थिंग्स में घूमते रहेंगे. थर्ड असम्पशन है वो सिर्फ कैजुअल की हम बात नहीं कर रहे. थर्ड assumption of cosmological argument is not merely casual, it is concerned with the infinite temporal regress. We are talking about infinite temporal regress क्योंकि and in order to escape from it, it is not recommending us to accept a first cause. क्योंकि यहाँ पर जो argument start होता है वो यही होता है ना कि जितने भी things हैं वो dependent है, और जो वर्ड के अंदर जो जितने थिंग्स चल रही हैं वो कंटीजेंट थिंग्स हैं, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं टू द चेन ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ एंटिटीज. जैसे रिवर है, उसके अंदर फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर के अंदर एटम्स हैं, तो वी आर कंपेयरिंग द एटम्स विद द रिवर. बट अभी जो चेन है, चेन ऑफ एटम, इसको उतनी एक्सप्लेनिंग की जरूरत है ना एज द इन्फिनाइट थिंग्स डू. Obviously it is existent in this particular contingent world, so it needs explanation. And इसके लिए अगर हम explain करना है तो we need to go out of this particular thing of river. हमें इसके beyond जाना पड़ेगा, इस word के beyond जाना पड़ेगा to learn something. And for that we need to believe that some other thing exists beyond this infinite series of atoms. So ये उसका third assumption थी. Lastly, holds that contingent things implies the existence of a necessary being. यही कहा गया है कि contingent being है तो इसको कोई ना कोई ड्राइव कर रहा होगा, एंड जो ड्राइवर है दैट इज द गॉड. अब जब तक टर्म नेसेसरली इज यूज विद रिगार्ड टू एनालिटिक नेसेसिटी ओनली, तो यहाँ पर जो टर्म नेसेसरी हमने बोली है ना कि वी आर इन नीड ऑफ सम नेसेसरी बीइंग, दैट नेसेसरी बीइंग इज यूज्ड इन टर्म ऑफ एनालिटिकल नेसेसिटी ओनली. यहाँ पर सिर्फ हम एनालिटिकल नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम लॉजिकल नेसेसिटी, सिर्फ हम एनालाइज कर रहे हैं. तो इसलिए जो कम्युनिजास है उन्होंने ज्यूम किया है प्रायोरिटी ऑफ बीइंग ओवर एक्सेंस ऑफ आइडियाज. यहाँ पर कोई ना कोई बीइंग प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई ना कोई नेसेसिटी बीइंग है एंड वो पहले है, उसका आइडिया बाद में आया है. यहाँ पर एग्जिस्टेंस पहले है, आइडिया बाद में आया है. तो अगर एब्सोल्यूट नेसेसरी बीइंग नेसेसरी है तो दिस नेसेसिटी इज नॉट लॉजिकल बट फैक्चुअल. वो कहते हैं ये लॉजिकल जस्टिफाई नहीं है, बट इट इज जस्ट इन एनालॉजी, इट इज जस्ट फैक्चुअल अकॉर्डिंग टू एक्विनास. तो यहाँ पर आगे आगे हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन, कांट ने, रसल अय्यर ने हेल्ड दैट जो स्टेटमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, ये सिर्फ कंटीजेंट होती हैं एंड दे कैन नॉट बी से दैट अ स्टेटमेंट कंसर्निंग एन एब्सोल्यूट बीइंग और फैक्ट इज नेसेसरी टू कमिट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन. Now, whatever may be the criticism of the notion of a necessary being, call it एंटोलॉजिकल और मेटाफिजिकल कंसेप्ट, जो नोशन है वो हम एग्जेंशली ही इसको प्रूव किया है, नॉट इन द एम्पिरिकल लैंग्वेज, एंड यहाँ पर ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट में जस्टिफाई कर दिया गया है.
वो ये कह रहे हैं कि जो नेसेसरी बीइंग का आइडिया है वो एग्जिस्टेंशियली ही पॉसिबल है. हम एम्पिरिकल लैंग्वेज में ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस या ऑन द बेसिस ऑफ अदर लैंग्वेज वी कैन नॉट जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. इट कैन ओनली बी जस्टिफाई इन द टर्म ऑफ एग्जिस्टेंट रियलिटी ओनली. ऑल्सो हम ये भी बोल रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सिर्फ कंटीजेंट है. और अगर हम स्टेटमेंट फैक्ट्स को बोल रहे हैं कि वो बीइंग है या कोई फैक्ट है, वो फिर कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना, क्योंकि वो तो दैट इज नॉट फिजिकल बीइंग, दैट इज बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर वर्ड. तो हम उसको बीइंग एज अ कंटीजेंट नहीं बोल सकते. तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है. नाउ लास्ट आर्ग्यूमेंट इज अबाउट टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट. ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को और सपोर्ट करता है एंड उसमें थोड़ा और आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है. टेलियो का मतलब होता है एंड, एंड विच मीन्स एंड और पर्पस. कोई ना कोई पर्पस है. यहाँ पर इन्होंने एंड और पर्पस को इंपॉर्टेंस दी है. इनका जो मानना है कि दैट इन ऑर्डर, दैट जो ऑर्डर है इस पर्टिकुलर नेचर पॉइंट्स का टू अ डिजाइन ऑफ एन इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, कि किसी ऐसे बंदे ने डिजाइन किया है जो अपार बुद्धिमान है, अपार शक्तिशाली है. एंड इट प्रूव्स गॉड एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, डिजाइन, हार्मनी एंड ऑर्डरलीनेस. वो कहते हैं कि अगर कोई पर्पस दे रहा है इस जहान को, इतना सुंदर आर्किटेक्ट बनाया है, इंसानों को बनाया है, एक तरह से हार्मनी स्टैब्लिश है, एक तरह से ऑर्डर यहाँ पर स्टैब्लिश है, तो ये आउट ऑफ एक्सीडेंट नहीं हो सकता. इट इज नॉट आउट ऑफ एक्सीडेंट, इट इज बेस्ड अपॉन सम डिजाइनर. एंड वो जो डिजाइनर है, इन्होंने वो गॉड को बताया है कि गॉड इज अ डिजाइनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉजल वर्ड. ये एक तरह से एक्सटेंशन ही है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की, क्योंकि यहाँ पर भी इंपेरिकल फीचर्स को लेके किया गया है. एंड ये भी बताया गया है कि जो नेचर है दैट इज कंटीजेंट. वो ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर है इस नेचर में, किसी ने तो बनाया है ना, ये कंटीजेंट है, दैट इज इट इज चेंजिंग, बट देयर इज नथिंग इन नेचर टू गारंटी. बट कोई इसको गारंटी नहीं कर सकता ना कि कंटीजेंट है, कैसे है, क्यों है. तो इसलिए जो ऑर्डर है नेचर का, उसको हम बोल रहे हैं कि ये सेल्फ एग्जिस्टिंग है इन इन्फिनाइट एग्जिस्टेंस, कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. ये जो इवेंट्स है ऐसे ही चलते आ रहे थे. एंड इसको ही जो फर्दर सपोर्ट है वो टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट करता है कि नहीं, यहाँ पर एक डिजाइनर है जिसको हम गॉड बोल रहे हैं. जो प्लेटो है उन्होंने ये कहा है, कि जो आर्ग्यूमेंट को उन्होंने नलिफाई किया कि बहुत पुराना आर्ग्यूमेंट है. उन्होंने कहा है जो जितना भी पाथ है इस पर्टिकुलर मूवमेंट का, हेवनली बॉडीज का, जो कि वहाँ पर प्रेजेंट है, इज अकेन टू द मूवमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द माइंड. ये सेम है जैसे कि हमारा माइंड वर्कआउट करता है. क्योंकि अगर हम किसी पर्पस या डिज़ाइन की बात करें, वो हर जगह प्रेजेंट है. एंड यहाँ पर इट स्ट्राइक द मोस्ट केयरलेस एंड कैजुअल लुकअप. अगर हम बात करते हैं एक वॉच की, जो कि हमें किसी फॉरेस्ट में मिली है सपोज, तो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. पहला तो वो बताएगा कि टाइम बता रहा है. दूसरा बोलेगा कि दैट इट वाज मेड फॉर अ पर्पस, अब किसी पर्पस के लिए घड़ी बनाई गई है. तीसरा बोलेगा कि यहाँ पर किसी ने तो घड़ी बनाई होगी ना, देयर मस्ट बी सम मेकर ऑफ इट. तो सेम कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम ऑर्डर एंड डिजाइन इन नेचर. तो इसी तरीके से वर्ड से भी वी कैन कंक्लूड कि जो परफेक्ट साइकिल है सीजन का, डे एंड नाइट का, मूवमेंट है प्लैनेट्स का, एक तरह से कितना ऑर्डरली है, क्लाइमेट्स का, एंड कैसे जो ओजोन लेयर है वो है, कैसे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना कंड्यूसिव है फॉर लाइफ. तो ये चीज़ें अपने आप से नहीं आई है. दीज आर वेल थॉट क्रिएशन. ये सब बहुत ध्यान से बनाया गया है. दीज आर वेल थॉट क्रिएशन एंड ये एक्सीडेंटली बनाई नहीं गई है. ये डिवाइन इंटेंशन से बनाई गई है. एंड ये डिवाइन इंटेंशन उन्होंने गॉड को जस्टिफाई किया है. तो यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं ऑफ इंटेंशन और पर्पस. दीज आर सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन एंड ग्रेडेशन. जो थियोलॉजियंस है वो क्लेम करते हैं जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेचर में प्रेजेंट है. ये तीनों ही नेचर में प्रेजेंट है. क्योंकि अगर हम सिलेक्टेड करते हैं, सिलेक्शन की बात करें कि हमारे जो वेरियस ऑर्गन्स है बॉडी के, वो कितने ही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में से सिलेक्ट किए गए हैं ताकि वो ऐसे फंक्शन परफॉर्म करे कि दूसरे के फंक्शन को वो नलिफाई ना करे या कॉन्ट्रडिक्ट ना करे. क्योंकि ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ईच स्पीशीज आर वेल एडेप्टेड टू द वेरियस कंडीशंस ऑफ लिविंग. अब हमारे जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स है दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ फिश, बिकॉज फिश लिव्स इन वाटर. बट वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर रहे. एक तरह से सिलेक्ट इस तरीके से किए गए हैं कि डिफरेंट वर्ड इन्वायरमेंट में दे कैन अडेप्ट देमसेल्व्स.
एंड अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, इन द मेंट बाय कोरिलेशन ऑफ ऑर्गन्स, कि कहाँ पर इतना म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस हो रहा है, म्यूचुअल इंटर रिलेशन हो रहा है डिफरेंट स्पीशीज में, ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, कितना ज़्यादा कोरिलेशन है ऑर्गन्स में, एक साथ काम कर रहे हैं, हार्ट अपना ब्लड पंप कर रहा है, लंग से हम सांस ले रहे हैं, तो कैसे ये काम कर रहा है, कैसे ये कोरिलेटेड है, एंड दैट इज गिविंग द होल बॉडी टू ह्यूमन स्फेयर। थर्ड, इंटेंशन की बात करते हैं कि कैसे ग्रेडेशन है या अरेंजमेंट कैसे बनाया गया है, और बाय विच अ गिवन एंड इज अटेन्ड थ्रू अ चेन ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स ईच मेकिंग प्रोविजंस फॉर द नेक्स्ट। कि कैसे एक पर्टिकुलर हम चेन की बात करें, जैसे फूड चेन होता है, फूड चेन में देखा है कैसे अगर कोई ग्रास होपर है, वो फीड कर रहा है, उसके ऊपर कौन फीड करेगा, ग्रास होपर, सपोज स्नेक कर रहा है, तो ये कैसे चेन्स बनाई गई है कि स्नेक ग्रास होपर के फीड कर रहा है, ग्रास होपर सपोज फ्लावर के ऊपर फीड कर रहा है, तो ये चेन कैसे बनी है, फूड चेन्स, फूड वेब्स कैसे बना है, किसने बनाया है, इतना परफेक्ट अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन एंड इंटेंशन, दैट आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर द पर्टिकुलर वर्ड। क्योंकि ये चीजें उसी वही पर्टिकुलर बंदा बना सकते हैं ना, दैट हैव इन्फिनाइट नॉलेज, पावर, डिजायर एंड will is most necessary। यूपीएससी में भी इफ यू हैव will to do something you can do it। if you have will कि आपको प्री मेंस निकालना है तो आप निकालोगे ही, अगर आपको आईएएस बनना है तो आप बनोगे ही, तो एक will होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस पावर फंक्शनिंग होती है इन सब चीज़ों के पीछे, जो कि पीछे से काम कर रहा है एंड यूनिवर्स को मूव कर रहा है, और इस अल्टीमेट एंटिटी को यहाँ पर नाम दिया गया है गॉड का। क्लियर? अब क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। जो कांट का जो क्रिटिकल आर्गुमेंट कांट प्रोवाइड करते हैं, दिस प्रूफ इज एनालॉजिकल। वो कहते हैं कि जो अभी आपने 3 प्रूफ्स की बात की एनालॉजिकल है। इट इज बेस्ड अपॉन द एनालॉजिकल ऑफ मैकेनिकल इन रिलेशन टू इट्स मशीन और अ पोट इन रिलेशन टू अ पॉटर। जैसे मशीन के रिलेशन में मैकेनिक की बात कर रहे हो, जैसे पॉट है वो पॉटर बनाता है, तो आप वही बोल रहे हो कि वर्ड है उसको क्रिएट किया है गॉड ने, तो काफ़ी एनालॉजिकल हो गया, काफ़ी फैक्चुअल हो गया है, क्योंकि जबकि इसकी कोई फोर्स नहीं है जो जस्टिफाई कर सके। क्योंकि अगर हम रिलीजन में बात करें, रिलीजन में हम क्या बात करते हैं, वी वैल्यू फ्रीडम ऑफ विल, मोरल वर्थ एंड स्पिरिचुअल क्रिएटिवनेस, बट मैकेनिज्म तो काफ़ी मोनोटोनस हो गया ना, जो कि जिसको जस्टिफाई नहीं करता, और ये काफ़ी एंथ्रोमोफोबिक भी है, क्योंकि हम जितने भी इस पर्टिकुलर रियलिटी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड एंड्स ओनली। हम ह्यूमन नीड्स की तो बात कर रहे हैं एंड उसी के एंड्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हम इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी की बात करें तो इससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो इसलिए हमें इसको समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एनालॉजी है, इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सम क्लियर रेफरेंस। तो यहाँ पर ये फेल करता है टू एक्सप्लेन फिजिकल, मेंटल और मोरल इविल को। देयरफॉर इतनी ज़्यादा डिसहार्मनी है चायोस एंड नेचर में कि जो थियोलॉजियंस है उन्होंने भी एक्साइटेड इम्फोसाइज किया है कि अपॉन द फैक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, कि यहाँ पर चलो वो एक व्यू पॉइंट ही एज एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इट कैन नॉट बी एक्सेप्ट इन फुल स्फेयर। दैट इज द पर्टिकुलर थिंग दैट कांट इज ट्राइंग टू जस्टिफाई, कि ये फिजिकल, मेंटल एंड मोरल इविल के जस्टिफिकेशन में एक्सप्लेनेटरी नहीं है। एंड ये जो प्रूफ है यहाँ पर शो करता है कि देयर इज एन ऑथर ऑफ द वर्ड। ऑब्वियसली जो अभी तक हमने पढ़ा है वो बता रहा है ना कि कोई ना कोई तो ऑथर है जो वर्ड की कहानी को लिख रहा है, बट डज नॉट शो दैट देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द वर्ड। उन्होंने ये तो कहा है कि वर्ड को कोई कहानी लिख रहा है, इन कंटीजेंट इवेंट्स को कोई ड्राइव कर रहा है, बट नोबडी इज सेइंग कि हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स वर्ड से बड़ा है, और जो आर्किटेक्ट है इज वन। आर्किटेक्ट तो वो होता है ना जो शेप करता है आउट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मैटर। उसके पास सपोज जो मिट्टी है उसी से तो घड़ा बनाएगा ना, जो पॉटर है तो उसके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल है, वहीं से वो चीज़ें बनाएगा। बट अगर हम इन्फिनाइट आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि उसके पास ये मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट था या मटेरियल उसने कहाँ से लिया या कैसे उसको बनाया है। दिस मीन्स कि जो अगर उसने प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल से लिया तो इस मीन्स गॉड इज लिमिटेड बाय मैटर। अगर हम गॉड को इन्फिनाइट बोलते हैं तो क्या उसने मैटर खुद में से बनाया है? अगर उसने खुद में से बनाया है तो वो सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर भी ये कॉन्ट्रडिक्टरी है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्डर इज कंटीजेंट एंड देयरफॉर एक्सटर्नल मशीनरी इज अकाउंटेंट फॉर इट, बट द वर्ड हैज कम आउट ऑफ वेरियस परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो एंड में ये रिगार्ड किया जाता है जो वर्ड है इट इज केम आउट ऑफ एज अ रिगार्ड ऑफ सम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में से आया है, क्योंकि अगर वर्ड गॉड इन्फिनाइट होता तो उसने मैटर में से
तो उसने खुद के मैटर में से ये वर्ड बनाया होता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि वी डोंट हैव एनी थ्योरी टू प्रूव दिस। आगे जो चार्ल्स डार्विन है, अगर हम उनके साइंटिफिक थ्योरी की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग तो यही है ना कि जो वर्ड इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड इसी ने वर्ड को बनाया है, एंड ऑन द बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सर्वाइव करेगा इस रेस में वो आगे बढ़ता जाएगा, जिसने फेल कर दिया इस रेस में, पीछे रह गया, तो वो मर जाएगा, उसको वो लोग जीने नहीं देंगे। हेंस देयर इज नो नीड फॉर एनी सुपरनैचुरल एंटिटी। तो चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग तो नेचुरल सिलेक्शन से आया है ना, हमें यहाँ पर कोई भी सुपरनैचुरल एंटिटी की जरूरत ही नहीं है दैट विल ड्राइव दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई किया गया है, एंड कैसे जो कांट है उन्होंने इसको क्रिटिकली भी एनालाइज किया है। सो दीज आर द वेरियस आर्ग्यूमेंट्स। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो उसको दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, जब तक आपके दिमाग में चीज़ें बैठ नहीं जाती, क्योंकि जब आप मेंस एग्जाम लिखेंगे तो तब आपको आर्ग्यूमेंट्स एकदम प्रेजेंट होने चाहिए, तब यू डोंट हैव टाइम टू थिंक वेदर इट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, तब आपको बस लिखना है, एंड उसके लिए यू नीड कंटिन्यूस रिविजन। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेसन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट प्रॉब्लम ऑफ इविल। देखेंगे इविल होता क्या है, क्या प्रॉब्लम है, एंड कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। सो दैट वाज इट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर।